हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल द स्टूडियस। मैं अंकित आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करने वाले हैं दिल्ली सल्तनत में सेकंड डायनेस्टी के बारे में, जो है खिलजी डायनेस्टी। मात्र 30 सालों तक इस डायनेस्टी ने रूल किया, लेकिन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डायनेस्टी है जिसमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। चलिए शुरू करते हैं। खिलजी वंश की स्थापना की थी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने। इन्होंने 70 साल की बड़ी उम्र में सबसे पहले मुइजुद्दीन, जो लास्ट स्लेव रूलर था, उसे हराया। ये ग्रैंडसन था बालबन का, गयासुद्दीन बालबन का। इसको हराकर कैप्चर किया थ्रोन। और आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 70 साल की बड़ी उम्र या सबसे ओल्डेस्ट रूलर जो दिल्ली सल्तनत में रहा वो कौन था? तो इसका आंसर होगा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। ये अपने से बहुत ज़्यादा रूल नहीं करते थे और कोशिश करते थे कि अपने जो सबऑर्डिनेट्स हैं उनके थ्रू रूल करें। इसी वजह से ये बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट थे अपने जर्नल्स पे। इन्होंने मात्र 6 साल रूल किया है, 1290 से लेके 1296 तक। और उसके बाद इनके ही नेफ्यू और इनके सन इन लॉ जो थे अलाउद्दीन खिलजी, सबसे इंपॉर्टेंट रूलर इस डायनेस्टी के, उन्होंने इन्हें मार दिया। इनकी सबसे बड़ी अचीवमेंट जलालुद्दीन खिलजी की थी। इन्होंने अवध के रिबेलियन को फिनिश किया था और बड़े बड़े कैंपेन स्टार्ट करवाए। इसमें इनका जो सबसे बड़ा हथियार था या सबसे बड़ा आप कह सकते हो एसेट था, वो था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के फादर की बचपन में ही डेथ हो गई, जब बहुत छोटे थे अलाउद्दीन खिलजी। तो इसके अंकल यानी जलालुद्दीन ने ही इनका पूरा भरण पोषण किया और इनको एक ब्रेव जनरल में बदला। और 1296 में ये डेक्कन कैंपेन में गए। डेक्कन कैंपेन में यानी कि साउथ इंडिया के कैंपेन में गए। जब ये साउथ इंडिया के कैंपेन में गए तो इन्होंने देवागिरी पे अटैक किया और वहाँ के यदुवंश के राजा जो रामचंद्र थे उनको हराया और बहुत ज़्यादा गिफ्ट एंड ग्रांट्स उनसे जीते। और इसमें से कहा जाता है बहुत बड़ी संख्या में पैसे उन्होंने छुपा लिए और जलालुद्दीन खिलजी को उसके बारे में नहीं बताया। जब वो वहाँ से लौट रहे थे तो इन्हें लगा कि अब मैं केपेबल हो गया हूँ और मुझे रूलर बन जाना चाहिए। तो जब ये लौटे तो एक बड़ी सी पार्टी ऑर्गेनाइज करी थी जलालुद्दीन खिलजी ने इनके स्वागत में। और अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पर अपना एक षड्यंत्र रचा जिसके थ्रू इन्होंने एक बम्बू का यानी कि बांस का पूरा एक स्टेज बनवाया और उसके नीचे हाथियों को बंधवा दिया था और उनके नीचे पटाखे वगैरह रख दिए थे, जिससे कि जब पटाखे बजेंगे तो हाथी जब जोर से दौड़ेंगे तो पूरा बम्बू का स्टेज यानी कि बैम्बू का स्टेज नीचे गिर जाएगा और उसी में जलालुद्दीन खिलजी की मृत्यु होती है। अलाउद्दीन खिलजी वो आ गया थ्रोन में। अलाउद्दीन खिलजी ने 20 सालों तक रूल किया, 1296 से लेकर 1316 तक। और बहुत ही ज़्यादा रिमार्केबल रूल है। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के पास एक बहुत ही ज्यादा ट्रस्टेड स्लेव था जिसका नाम था मलिक कफूर। ये एक बायसेक्सुअल था, जिसे हिजरा भी कह सकते हैं आप। इसे गुजरात से खरीदा था 1000 दिनार में, इसीलिए इसे 1000 दिनारी के नाम से भी जाना जाता है। जब अलाउद्दीन खिलजी गुजरात कैंपेन में था तो राजा कर्ण जो वहां के थे उन्होंने इन्हें 1000 दिनार में बेचा था। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने काफी कैंपेन्स किए जिसमें रणथंबोर और चित्तौड़ की कथा भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासनकाल में बहुत सारे चेंजेस लाए और मलिक कफूर इनका बहुत ही ट्रस्टेड जनरल बना। मलिक कफूर ने 1307 ईस्वी में फिर से साउथ इंडिया किंगडम पे अटैक किया और पूरी तरह से उसको डिस्ट्रॉय किया। फिर से रामचंद्र जो थे यादव वंश के, उन्हें डिस्ट्रॉय किया, हराया। और कहा जाता है राजेंद्र चोला इनको भी हराया, चोला डायनेस्टी को भी लगभग इन्होंने डिसइंटीग्रेट कर दिया। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे पहला दिल्ली सल्तनत का कौन सा रूलर था जिसने साउथ इंडिया कैंपेन किया? तो वो था अलाउद्दीन खिलजी और जो जनरल था उसका नाम था मलिक कफूर। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज और पूछी जाती है, मंगोल्स। आपको मैंने बताया था इल्तुतमिश के टाइम से ही मंगोल्स इंडिया में अटैक करना चाह रहे थे और इंडिया में अपना साम्राज्य बढ़ाना चाह रहे थे। मंगोल्स ने 6 बार अटैक किया इंडिया में, लेकिन हर बार अलाउद्दीन खिलजी ने इनको हराकर वापस भेजा। और इसमें एक बहुत ही प्रमुख सेनापति था इनका जिसका नाम था मलिक
जफर, उसकी मृत्यु हुई थी लड़ते लड़ते। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि अलाउद्दीन खिलजी का ट्रस्टेड सेनापति या जनरल कौन था जो मंगोल से लड़ते हुए मरा? उसका नाम था मलिक जफर। अब बात करते हैं चित्तौड़गढ़ की। चित्तौड़गढ़ की कहानी पद्मावत स्टोरी जो आई थी फिल्म, उसमें बहुत सारे लोगों ने देखी। अब चित्तौड़गढ़ में जब इन्होंने अटैक किया तो वहां के राजा थे रतन सिंह और उनकी पत्नी का नाम था पद्मावती या पद्मिनी, और ये अलाउद्दीन खिलजी इस पे मोहित हो गया और इसको किसी भी कीमत पे हासिल करना चाहता था। उसने पूरी तरह से चित्तौड़गढ़ को डिस्ट्रॉय कर दिया, लेकिन पद्मावती उनके हाथ नहीं आई थी। पद्मिनी ने जौहर कर लिया, क्योंकि जौहर राजपूताना प्रथा थी कि किसी भी दुश्मन के हाथ में ना आया जाए। ये पूरा का पूरा विवरण एक किताब में मिलता है जिसका नाम है पद्मावत, और ये मलिक मोहम्मद जैसी ने लिखी थी 1540 में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अली कुर्बश यानी कि अलाउद्दीन खिलजी, अली कुर्बश इसका पहले का नाम था। अलाउद्दीन खिलजी तो इसने बाद में अपना नाम एक तरह से टाइटल की तरह ले लिया। टाइटल्स का इसे बहुत शौक था, इसीलिए इसने सिकंदर निशान का भी टाइटल लिया था, यानी सिकंदर द द्वितीय ये बनना चाहता था और उस टाइटल को इसने अपने पास लिया। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट काम इसने किया, इसने खलीफ यानी कि जो बगदाद और अरब के खलीफा थे उनसे अपनी कोई भी उपाधि नहीं ली और कहा मैं राजा हूं और मुझे किसी से भी उपाधि लेने की जरूरत नहीं है। और उसने धर्म और रूल के विषय यानी कि राज्य और धर्म के विषय को बिल्कुल अलग कर दिया और कहा कि धर्म में ना राज्य इंटरफेयर करेगा और ना राज्य में धर्म इंटरफेयर करेगा। इसने बहुत सारे रिफॉर्म्स किए जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं आपके इंडियन हिस्ट्री में भी। सबसे पहले परमानेंट आर्मी रखने की प्रथा ये दिल्ली सल्तनत में स्टार्ट करी अलाउद्दीन खिलजी ने। इससे पहले क्या होता था कि जब कभी कोई युद्ध होता था तो सेना को अपॉइंट किया जाता था और युद्ध के बाद उन्हें पैसे ज़मीन देकर छोड़ दिया जाता था और कहा जाता था कि बस अब आपके लिए इतना बहुत है। लेकिन जब अलाउद्दीन खिलजी आया तो उसने देखा कि बहुत बार अटैक्स हो रहे थे, मंगोल्स ने भी 6 बार अटैक किया, तो उस अटैक से बचने के लिए इसे परमानेंट आर्मी की ज़रूरत थी। इसीलिए इसने एक परमानेंट आर्मी बनाई जिससे कि अंदरूनी रिवोल्ट जो हो रहे हैं उसे भी रोका जाए, साथ ही साथ बाहरी रिवोल्ट से भी बचा जाए। और पहली बार इसने नगद सिस्टम यानी कैश देना स्टार्ट किया अपने आर्मी को और परमानेंट आर्मी बनाई। इसमें सबसे पहले पहचान के लिए आर्मी का हुलिया लिखने की प्रथा भी इसी ने स्टार्ट करी थी और निशान दागने की भी प्रथा इसने की थी, यानी मार्किंग देने की। घोड़ों पे जैसे मार्किंग दी जाती है उसी तरह से इंसानों पर भी मार्किंग देकर इसने अपनी सेना को एक स्ट्रॉन्ग सेना के रूप में बनाया। अब बात करते हैं बेसिकली जो लैंड रिफॉर्म्स इसने किए। इसने सबसे पहले लैंड को मेजर करवाया। देखिए अभी तक क्या आपने पढ़ा था कि लैंड जो था उसको नॉर्मली ऐसे ही टैक्स ले लेते थे, दोआब रीजन और एरिड सेमी एरिड रीजन बोलकर। अब अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया कि लैंड को मेजर कराया और उसके बाद उस पर टैक्स किया। टैक्स उसने बढ़ा दिया, उसने 1/2 कर दिया टैक्स, यानी 50% कर जो था वो राजा को देना था और 50% ही अपने पास रख सकते थे। तो उसने टैक्स को बढ़ाया। एक निरंकुश शासक की तरह ये रूल कर रहा था। इसने बहुत ज़्यादा हिंदुओं को दबाने की कोशिश की और अपने रूल को स्ट्रॉन्ग कर रहा था। ये खुद को स्ट्रॉन्ग कर रहा था और ये कहता था कि एक शासक जो है वो निरंकुश ही अच्छा लगता है। इसके बाद इसने जितनी भी गिफ्ट में दी हुई ज़मीन, जितनी भी डोनेशंस वगैरह में दी हुई ज़मीन थी, ज़मींदार वगैरह से, आमिर्स वगैरह से, नोबल्स से, वो वापस ले ली और उस ज़मीन को इसने गवर्नमेंट लैंड यानी कि खालसा लैंड के फॉर्म में डिक्लेयर करा दिया और कहा कि अब ये कोई भी किसी के पास नहीं रहेगी। तो इससे एक झटके में ही जो इसका रिवोल्ट कर रहे थे, जो इसका विद्रोह कर रहे थे, ऐसे लोग बिल्कुल गरीब हो गए, पास कोई भी ऐसा साधन नहीं बचा, पैसे नहीं बचे जिससे कि वो अलाउद्दीन खिलजी का विरोध कर पाए। अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत सारे मार्केट के लिए भी रिफॉर्म किए। उससे पहले आपको बताते हैं 4 बड़ी पॉलिसी जो बनाई अलाउद्दीन खिलजी ने। सबसे पहला अलाउद्दीन खिलजी ने स्पाई सिस्टम को बनाया। स्पाई सिस्टम मतलब गुप्तचर विभाग बनाया जिससे कि कोई भी उसके राज्य में कुछ भी करे तो उसे पूरी सूचना मिल जाए। सेकेंड, उसने शराब यानी कि लिकर, ओपियम, इस तरह की सारी जो भी आपकी नशीली वस्तुएं हैं और नशा करने की चीज़ें हैं उसे बैन करा दिया। क्यों? क्योंकि उसे लगता था कि अगर कोई भी नशा करता है, ओपियम वगैरह करता है तो आपस में मिलेंगे, वहाँ पे बात करेंगे और राजा के खिलाफ षड्यंत्र कर सकते हैं, तो उसे भी मना कर दिया। साथ ही साथ थर्ड, उसने नोबल्स की पार्टी पे, उनकी मीटिंग्स पे, इंटरकास्ट मैरिज पे, इस पे पूरी तरह से रोक लगा दी कि कोई भी इंटरकास्ट मैरिज नहीं करेगा, कोई भी एक दूसरे से पार्टी नहीं कर सकता बिना राजा की इजाज़त के। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इसने एक और डिसीजन लिया।
और एक पॉलिसी तो मैंने आपको पहले ही बताई जिसमें लैंड को मेजर करके उसने सारी लैंड अपनी जो थी उसको स्टेट लैंड यानी कि गवर्नमेंट की लैंड घोषित कर दिया, खालसा लैंड। अब बात करते हैं, इसने बहुत इंपॉर्टेंट काम किए जिसमें इसने मार्केट्स को डिफाइन किया। इसने सोचा कि हम एक ऐसी मार्केट बनाएं जहां पर पूरी तरह से प्राइस पे कंट्रोल हो। इसका बहुत बड़ा अचीवमेंट था कि ये 20 सालों तक जो भी प्राइस इसने सेट कर दी उसमें 1 रुपए की भी बढ़ोतरी नहीं हुई। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। महंगाई जो थी वो 20 सालों तक एक स्थिर रही और किसी ने भी प्राइस को नहीं बढ़ाया, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ने स्ट्रिक्ट एक्शन लेने का वादा किया था कि कोई भी अगर प्राइस बढ़ाता पकड़ा गया तो उस पर बहुत बुरी तरह से एक्शन लिया जाएगा। साथ ही साथ नापतोल विभाग यानी कि जो वेट किया जाता है उसको भी उसने बहुत ध्यान से इस पे एक कानून बनाया कि अगर कोई भी अंडर वेट या अंडर मेजरमेंट करता है यानी कम तौलता है, अगर मान लीजिए दाम नहीं बढ़ रहे तो कम तौल के देता है, तो अगर जितना भी अगर वो कम तौलेगा उतना ही शरीर से उसके मांस निकाल लिया जाएगा। इतना स्ट्रिक्ट रूल रेगुलेशन उसने रखा था जिससे कि किसी की हिम्मत ही नहीं होती थी कि वो कोई भी गलत काम कर सके। इसके अलावा इसने मार्केट को 4 पार्ट में तोड़ दिया था और चारों पार्ट अलग अलग जगह पर लगते थे। मतलब कि अगर आप शहर में रहते हैं तो शहर के 4 हिस्से में 4 अलग अलग मार्केट मिलेगी और हर मार्केट में स्पेसिफिक चीज़ मिलेगी। जैसे फूड ग्रेन्स की मार्केट इसने अलग कर दी। उसके बाद जितने भी क्लोथ्स वगैरह की मार्केट थी, जितने भी बने हुए चीज़ें नक्काशी क्लोथ्स से आइटम वो अलग मिलेंगे। उसके बाद इसने एक मार्केट कर दी जो डेली के चीज़ें, डेली एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं वो अलग मिलेंगी, दैनिक वस्तुओं की चीज़ें जिसे कहते हैं। इसके बाद इसने एक मार्केट अलग कर दी जिसमें एनिमल्स और स्लेव्स बिकेंगे यानी गुलाम वगैरह बिकेंगे। तो इसने सारी 4 मार्केट्स अलग कर दी थी। अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत सारी धन संपदा इकट्ठा कर ली थी क्योंकि उसे मालूम था एक बड़ी राज्य को संभालने में बहुत सारा पैसा लगता है और मंगोल्स अटैक से भी बचने के लिए बहुत सारा धन संपदा खर्चा हो रहा था। इसीलिए उसने टैक्सेस बढ़ाए और अपनी पॉलिसीज के थ्रू बहुत सारा पैसा इकट्ठा कर लिया। रेवेन्यू डिपार्टमेंट को बिल्कुल अलग कर दिया और उसका नाम रखा उसने दीवाने मुस्तरस के नाम से, और जो रेवेन्यू ऑफिसर्स होते थे उनका नाम मुस्तरस होता था और उनका काम होता था टैक्सेस वगैरह को कलेक्ट करना। इसके अलावा इसने 2 टैक्सेस और बढ़ाए थे जिसमें चरही टैक्स और घरई टैक्स था। चरही टैक्स बेसिकली जो पशु थे जिन दूध वगैरह बेचकर पैसे कमाते थे वो, और घरई टैक्स यानी कि जो भी लैंड, जो भी घर वगैरह लोग रहते थे उस पे नया टैक्स यानी कि घरई कर। और अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद, उसकी डेथ के बाद कोई बड़ा रूलर, स्ट्रॉन्ग रूलर इस खिलजी डायनेस्टी में नहीं आया। 4 सालों के लिए एक पॉलिटिकल अनरेस्ट था। एक आपके महबूब शाह नाम के रूलर थे, महबूब शाह खिलजी, जिन्होंने 1316 से लेकर 1320 के बीच में राज किया और इन्होंने अपने आप को ही खलीफा की उपाधि दे दी और सुल्तान का टाइटल ले लिया, जबकि अलाउद्दीन खिलजी बिल्कुल अलग रखता था धर्म के मैटर को। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन इन्होंने क्या किया, धर्म के मैटर को जोड़ दिया। लोग इन्हें थोड़ा दिमाग से पागल भी कहते हैं क्योंकि कई बार बताया गया कि ये दरबार में नग्न होकर यानी न्यूड होकर घूमने लगते थे और साथ ही साथ ये लेडीज़ के कपड़े पहन के कई बार दरबार में आ जाते थे। फिर इनको हराया गयासुद्दीन तुगलक ने और तुगलक वंश की स्थापना की। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो जल्दी से इसको लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब कर चुके हैं तो शेयर करिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें जिससे लेटेस्ट सारे नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे ही वीडियो अपलोड होती है। अपना ख्याल रखें, अपने देश का भी। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।